Hello dear student, how are you? You are welcome in PR National Public School online classroom. You know me very well, myself Akhil Kuswaha, your physics educator. So we are here for class 12th and we are going to solve today numericals of class 12th and chapter 1st. Already we have to solve the question of exercise 1 to 8, okay. Now we are going to solve the question from 1.9, okay. So let me start today our numericals and numerical number is 1.9. Okay, we do not waste our time to write the question are always appear on your screen. ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक, आज का जो हमारा एक्सरसाइज है वो है, आज का क्वेश्चन 1.9 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। और हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे लिखने में, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और आपको जो क्वेश्चंस हैं स्क्रीन पर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 1.9 एक्सरसाइज एनसीईआरटी, ठीक है ना। चैप्टर है फर्स्ट और चैप्टर नेम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ओके। सो कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1.9 क्वेश्चन कह रहा है, अ सिस्टम हैव द टू चार्ज, व्हाट हैव द सिस्टम हैव द टू चार्ज क्यू ए, व्हाट द वैल्यू गिवन क्यू ए, क्या दिया है क्यू ए इक्वल टू 12.5 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम एंड क्यू बी इक्वल टू दिया है -2.5 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम, ओके। दीज अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों चार्ज क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। देखो ये प्लस में एक माइनस में है, ठीक है ना। और फिर क्या कह रहा है, और फिर कह रहा है आर लोकेटेड, ठीक है ना, लोकेटेड एट पॉइंट ए। पॉइंट ए दिया आपका, क्या दिया भाई, कोऑर्डिनेट दे दिया 0 0 -15 सेंटीमीटर, ओके। एंड दूसरा दे दिया है क्या, बी दिया है 0 0 0 +15 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, व्हाट अ टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ही पूछ रहा है। देख लेता हूं मैं, हाँ, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ओके, ठीक है। तो देखो पहली बार टोटल चार्ज क्या होगा, देखो नेट चार्ज की बात करेंगे, क्यू नेट, ठीक है ना। क्यू नेट क्या होगा, क्यू ए प्लस क्यू बी, ठीक है ना। तो ये देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। क्यू ए प्लस क्यू बी कितना होगा, क्यू ए की वैल्यू कितना दिया है 2.5 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम प्लस 2 माइनस ऑफ कितना दिया है, माइनस ऑफ 2.5 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम, ठीक है ना। दोनों को ऐड करेंगे कितना मिलेगा, 0, यानी क्यू नेट की वैल्यू जो होगी टोटल चार्ज की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, यानी हमारा जो सिस्टम ऑफ चार्ज है वो क्या है, न्यूट्रल है। और उससे भी अगर ध्यान से देखें, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक दूसरे से क्या होते हैं, कुछ दूरी पर अगर सेपरेट है तो वो क्या होता है, डायपोल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। देखो अब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का लोकेशन दिया है, देखो उसके लिए एक्सियल दिया, देखो एक्स वाई जेड, ठीक है ना। तो हम ए हुआ हमारा एक्स, ए हुआ हमारा वाई और ए हुआ हमारा जेड। तो देखो जरा जेड पर कहां दिया है, पहला जो जेड है, अगर इसकी बात करेंगे तो इस साइड में क्या होगा, ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, ठीक है। तो प्लस वाला यहां 15 है, ठीक है, और माइनस वाला यहां क्या है, -15 है, ठीक है। बाकी 0 0 0, क्लियर है। तो अब देखो इनके बीच का डिस्टेंस r कितना होगा, तो ये देखो डायपोल मोमेंट की अगर हम डायपोल मोमेंट क्या होता है, P इक्वल टू चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। तो क्या है, चार्ज हमारा कितना है, देखो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो 2.5 इंटू 10 टू पावर -7 कूलम, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस होगा, देखो 2l, इसी को कहेंगे ना 2l। क्या होता है, जैसे इक्वल एंड अपोजिट माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज अगर सेपरेटेड हो एक दूसरे से 2l डिस्टेंस पर लिया जाता है तो डायपोल P इक्वल टू Q इंटू 2l होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आप अच्छी तरह जानते हैं, डायपोल मोमेंट चार्ज इंटू डिस्टेंस इंटू टाइम। तो डिस्टेंस टोटल Q 2l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 + 15 कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 0, अरे यहां कर लेते हैं यार, 2.5 इंटू 30, 0 0 0, 3 5 जा 15, 3 2 जा
617,057.7.5 कितना होगा 75.0 इंटू 10⁻⁻7 क्या कूलाम सेंटीमीटर। इसको मीटर में चेंज कर दीजिए, अगर मीटर में करेंगे तो कितना है, ये देखो कूलाम सेंटीमीटर में मैंने चेंज किया इसको, अभी कैलकुलेट किया है, ठीक है ना। इसको मीटर में आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। मीटर में जब 30 को करेंगे तो 30 बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, या तो पहले ही कर लेते हैं, चलो नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। 30/100 कर लेते हैं मीटर में, क्या हो जाएगा 30 में 3 में किसका डिवाइड करना है 10 का डिवाइड करना, 0.033 0.3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 0.3 इंटू 10⁻⁻7 कितना हो जाएगा देख लो अब 2.5 ठीक है ना। 2.5 इंटू 0.3 कितना हो जाएगा 5 3 15 1 3 2 617 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 75। तो ये होगा 0.75 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम मीटर, ठीक है ना। तो डायपोल मोमेंट का वैल्यू आ जाएगा 0.75 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम मीटर, ठीक है। तो ये होगा आपका फर्स्ट का 9 का आंसर। ओके देखो सिंपली क्या करना है, 2 चार्ज दिया, मैं फिर से समराइज कर देता हूं। 2 चार्ज दिया है, एक का वैल्यू दिया है 0.25 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, दूसरे का दिया -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, यानी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज दिख रहा है, सेपरेटेड है, ये कोऑर्डिनेट उसका दिया है, ठीक है ना। आपसे टोटल चार्ज पूछ रहा है, जब टोटल चार्ज पूछ रहा है तो क्या करेंगे, दोनों चार्ज को क्या है इक्वल एंड अपोजिट, दोनों चार्ज को सम करेंगे तो क्या होगा दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो डेट का वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आएगा। नहीं, इससे मतलब पता चलता है कि हमारा सिस्टम क्या है न्यूट्रलाइज है, ठीक है ना। फिर हमसे पूछ रहा है डायपोल मोमेंट P, यानी डायपोल मोमेंट P का वैल्यू कितना होता है, तो P का वैल्यू क्या होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज, ठीक है ना। तो चार्ज इंटू डिस्टेंस क्या होता है 2L, P इक्वल टू Q इंटू 2L, और 2L की वैल्यू हम कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे तो हमको पूरी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा, यानी P का वैल्यू हम सीधे यहाँ लिख सकते हैं, जो हमारा आंसर आया है वो आया है P इक्वल टू 0.75 इंटू 10⁻⁻7, ठीक है ना, -7 कूलाम मीटर। ओके ये आंसर सही है। ओके और भी कई के तो हम क्या करेगा 7.5 कर देगा, तो उसके आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 1.10। ओके समझ में आ गया ना, मिटार देते हैं। चलो भाई 1.10 कह रहा था एन इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट। देखो एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट दिया है, ठीक है ना, P की वैल्यू दिया है, 1.10 की बात कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट 4 इंटू 10⁻�9 कूलाम, कूलाम मीटर में होना चाहिए, कूलाम मीटर। हाँ तो देखो P की वैल्यू दिया है 4 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम मीटर, ठीक है ना। असाइन एट अ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया है, E की वैल्यू दिया है आपका 5 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलाम, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दिया है, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, एंगल दिया है, थीटा की वैल्यू दिया है आपका 30 डिग्री। आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। आपको डायपोल के क्या करना है, टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टाउ इक्वल टू क्या होता है P इंटू ई, ठीक है ना, P क्रॉस E होता है, ये आप फॉर्मूला जानते हैं, ये होता है डायपोल मोमेंट का टॉर्क, ठीक है ना। टॉर्क आप जब डायपोल मोमेंट हमको पता हो और क्या हो इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो टॉर्क कैसे निकालते हैं P क्रॉस E। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा PE साइन थीटा। देखो हमारे पास वैल्यू क्या है, P की वैल्यू है और E की वैल्यू है, साइन थीटा की वैल्यू है। P की वैल्यू कितना दिया है 4 इंटू 10 टू पावर कितना है -9, E की वैल्यू दिया है 5 इंटू 10 टू पावर 4, ठीक है ना, और साइन थीटा साइन 30 डिग्री। ओके तो देखो कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर -9 इंटू 5 इंटू 10 टू पावर 4 इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, कैंसिल हो जाएगा ना, ध्यान से देखो 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अब हमारे पास क्या आंसर मिल गया, देखो 2 इंटू 10 टू पावर 9 2 इंटू 10 टू पावर -9 इंटू 5 इंटू 10 टू पावर 4, ठीक है, क्लियर। किसका वैल्यू है, टॉर्क का वैल्यू है। अब कितना हो जाएगा देखो 2 5 जा कितना हो जाएगा 10
10 इंटू 10 टू पावर -5 और 10 इंटू 10 टू पावर -5 यानी 10 टू पावर -4। ठीक है, अब इसका यूनिट लिख लेते हैं, क्या है इसका यूनिट है कूलाम मीटर, इसका है न्यूटन पर कूलाम, कूलाम से कूलाम कट जाएगा न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर। ठीक है ना, तो टाउ की वैल्यू आ जाएगी 10 टू पावर -4 न्यूटन मीटर। ठीक है ना, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 1.10 1.10 हो गया 1.11। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है एक क्वेश्चन 1.11 यानी 1.11 क्या कह रहा है, a polythene piece rubbed with the wool is found to have a negative charge of 3 into 10 to the power -7 कूलाम। ओके, एक पॉलिथीन पीस है, ठीक है ना, पॉलिथीन पीस है, देखो पॉलिथीन पीस, ठीक है ना, पॉलिथीन पीस है और क्या कह रहा है कि इसको रब किया जा रहा है ऊल से। एक ऊल का पीस है, देखो कोई भी ऊल का पीस कैसा बनता है भाई, ऊल, अरे ऊन देखा ना, ऐसे 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 ऐसे, ये ऊन है, ठीक है ना, ऊल, ठीक है ना, ऊल है। इन दोनों को क्या किया जा रहा है, रब किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, रब किया जा रहा है, ठीक है ना। रब करने पर क्या हो रहा है, इज अ फाउंड टू हैव द नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 into 10 to power -7 कूलाम। तो पॉलिथीन पर कितना आ रहा है, एक नेगेटिव चार्ज आ रहा है 3 into 10 to power -7 कूलाम का, ठीक है ना, कितना आ रहा है 3 into 10 to power -7 कूलाम। तो आपसे ए वाला क्वेश्चन कह रहा है, देखो ए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच, यानी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है कि कितना ट्रांसफर हो रहा है किस पर से किस पर, ठीक है ना। देखो बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट आपको समझने की देरी है, ठीक है ना, समझिएगा। देखिए पॉलिथीन पीस, जैसे मान लीजिए ये मेरा बुक एक पॉलिथीन पीस है और एक ऊल है, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, ठीक है ना। रब करने पर क्या होता है, इस पर चार्ज और इस पर चार्ज क्या होगा, अपियर होगा, दोनों पर चार्ज अपियर होता है, ठीक है ना। तो देखो क्या हो रहा है कि कौन नेगेटिव चार्ज हो रहा है, यहां पर पॉलिथीन क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज हो रहा है। इट मीन इसका मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो हमने तुमको बताया था कोई ए बॉडी ए है, फिर ये दूसरी बॉडी बी है, ठीक है ना। अगर ए क्या करता है, बी पर ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर करता है वही इतना ही क्या होता है, यहाँ पर चार्ज प्लस में आता है, यहाँ पर नेगेटिव आता है। इस प्लस यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज का आना, इस पर नेगेटिव चार्ज का आना क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब ये है कि ए से इलेक्ट्रॉन किस पर गया, बी पर गया। क्लियर है इतनी बात, बी पर गया, दैट इज बी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। और ए पर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, रिमेन सेम जैसा ही था, लेकिन यहां पर क्या हुआ, जैसे मान लो कोई एटम, कोई बॉडी न्यूट्रल कब होती है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रली कब होती है, जब दोनों नंबर ऑफ चार्ज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। इन दोनों में से कोई भी चार्ज इधर उधर होता है तो क्या होता है, बॉडी चार्ज हो जाती है। इधर उधर का मतलब ये प्रोटॉन तो हिलता नहीं है, नेवर चेंज, कभी इधर उधर नहीं होता है, ठीक है ना। कौन ट्रांसफर होता है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ये बात आपको बता दी जा चुकी है जब चैप्टर मैंने पढ़ा रहा था, ठीक है ना। तो देखो जब क्या हो रहा है, ए से बी पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज बी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जा रहा है। और ए पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। दैट्स व्हाई ये क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, क्योंकि इस पर क्या है, प्रोटॉन की नंबर क्या हो जाएगा, अब एक्सेस हो गया, यहां पर इलेक्ट्रॉन का नंबर एक्सेस हो गया। तो कौन सा यहां पर नेगेटिव चार्ज हुआ, देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि पॉलिथीन को ऊल से क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं। जब पॉलिथीन को ऊल से रब किया जा रहा है तो पॉलिथीन नेगेटिव चार्ज हो जा रहा है, कितने मैग्नीट्यूड में, 3 into 10 to the power -7 कूलाम में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉलिथीन पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, ठीक है ना, पॉलिथीन पर इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। तो आपको एक तो आंसर मिल ही गया, मतलब एक क्वेश्चन में एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच, तो फ्रॉम विच टू विच का आंसर है फ्रॉम वूल टू क्या,
पॉलीथीन, ठीक है ना, इतना पता चल गया। अब एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एस्टिमेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन, ठीक है ना, चार्ज का क्वांटाइजेशन रूल लगाना पड़ेगा। क्या कहता है, Q इक्वल टू प्लस माइनस यानी यही कहता है, तो यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपन E, ठीक है। Q कितना है 3 × 10⁻⁻7, ठीक है ना, 3 × 10⁻⁻7 कूलम। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.87 × 10 कितना आ रहा है भाई, आंसर देख लीजिए 10⁻12, ठीक है ना, 10⁻12 नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होगा, तो यहां लिख दीजिएगा एक आंसर क्या होगा, मैं ये मिटा देता हूं, ठीक है। देखो तो ए का हमको आंसर क्या मिला, देखो ए का हमको आंसर मिल रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां, फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन इज कितना होगा 1.87 × 10⁻12, ठीक है ना, ये आंसर होगा आपका। ए का आंसर हो गया आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन इज 1.87 × 10⁻12, ठीक है ना। तो इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा वूल से पॉलीथीन पर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसका बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट क्या कह रहा है, ओके। तो चलिए इसका बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट में क्या कह रहा है उसका सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है ना, ओके। ये समझ में आ गया ना आप लोगों को, मिटा दे रहा हूं मैं। सर आप तो पहले ही मिटा देते हैं, फिर कहते हैं मिटा दे रहा हूं। अरे क्या करे यार, हाथ तेज चलता है, ठीक है। चलो देखते हैं भाई 1.11 का बी पार्ट, ठीक है ना, क्या कह रहा है, देखो बहुत कमाल की बात कह रहा है। इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, क्या कोई मास का ट्रांसफर होगा वूल से पॉलीथीन पे। देखो अगर कोई विशेष ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, तो पहले का आंसर तो यहीं पा गया, देखो सेकंड में दे दिया है फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, इसका मतलब क्या है, पहले ही में ये पूछ रहा है कि किससे किससे हो रहा है, तो उसका आंसर तो आपको यहीं दे देना है वूल टू पॉलीथीन, ठीक है ना। तो आप यहीं से आप इसका आंसर देख सकते हैं अगर आप होशियार हैं तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि द ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, क्या कोई ट्रांसफर होगा मास का, ऑब्वियसली अगर देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, स्पेलिंग सही है ना। देखो चार्ज कितना होता है इस पर हम अच्छी तरह जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, क्लियर है। और साथ में एक और क्वांटिटी जानते हैं जो इसका मास कहता है, क्या कहता है मास कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg, ये इसका मास होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो अभी इससे पहले वाले में क्या हमने प्रूफ किया, हमने क्या देखा, कैलकुलेट क्या किया है, हमने एस्टिमेट किया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना आया था 1.87 × 10⁻12, यही आया था, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे ना, हो रहे थे, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है तो देखो इलेक्ट्रॉन के साथ तो चार्ज भी है, उसके साथ क्या है उसका मास भी है। तो जब इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो रहा है तो क्या उसका मास ट्रांसफर नहीं होगा, होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, यस। तो बी का आंसर है एस। अब इसको कोई कह दे सर बताइए कितना ट्रांसफर होगा, तो उसका भी आंसर है, देखो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ट्रांसफर ऑफ मास क्या लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ मास इक्वल टू n, ठीक है, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n ई यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने कितना कैलकुलेट किया 1.87 × 10⁻ कितना 12 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है 9.1 × 10⁻31 kg। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो यार, देखो 9.1 1.8 8 1 जा 8 हो गया, 8 9 जा 72 1 9 8 3, ठीक है ना, 16 होगा कि नहीं,
होगा। अब देखो 2 पॉइंटर तो कितना आंसर आ गया 16.38 इंटू 10⁻31 और 12 कितना होगा भाई 10 टू पावर कितना हो जाएगा 30 12 15 30 अरे घटा लो यार हम भूल जा रहे हैं ठीक है कितना होगा 11 8 और 2 में से 18 10 टू पावर 18 माइनस में 18 आएगा kg ठीक है। तो ये आंसर आपको मिलेगा 16.38 इंटू 10 टू पावर माइनस 18 kg ठीक है ना। तो आपको ट्रांसफर ऑफ मास का कितना ट्रांसफर हुआ मास ये चीज हमने एक्स्ट्रा बता दिया आपको 1.87 इंटू 10 टू पावर 12 आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैलकुलेट किया था उसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ मास आ जाएगा कितना मास हमारा क्या हुआ ट्रांसफर हुआ ठीक है ना। ओके तो ये कंप्लीट हुआ आपका आंसर 1.11 का ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं 1.12 तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कितना ट्रांसफर हुआ था तो 1.87 ठीक है ना। देख लेता हूं मैंने 1.87 इंटू 10 टू पावर 12 मल्टीप्लाई कितना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 31 kg ठीक है ना। चलो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9.1 इंटू 1.8 7 का मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ 1.8 तक ही लेके चल रहा हूँ मैं 8 1 जा 8 हो जाएगा ठीक है ना 8 1 जा 8 हो जाएगा और 8 9 जा 72 ठीक है 1 और 9 ठीक है कितना हुआ 8 हुआ 3 हुआ 9 1 10 हुआ 6 16 हो गया कितना हो गया 16 पॉइंट तो ये आंसर आएगा 16.38 इंटू 10 टू पावर कितना 12 में से 31 में से 12 जाएगा तो माइनस 19 kg ठीक है। तो ये आंसर आएगा ट्रांसफर ऑफ मास 16.38 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 kg ठीक है ना। क्लियर है ओके। तो ये था आपका आंसर 1.11 का बी ठीक है। तो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं 1.12 ओके तो बी पार्ट हो गया हमारा ये 1.1 का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 1.12 ओके देखिए 1.12 क्या कह रहा है क्वेश्चन। आप सभी लोग को जो है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सामने दिखेंगे ठीक है ना उसको आप देख लीजिएगा मैं यहाँ क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ ठीक है ना। ओके चलिए देखते हैं तो क्या कह रहा है 1.12 कह रहा है टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्पेयर A and B have their centers separated by the distance of 50 सेंटीमीटर कह रहा है टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्पेयर है यानी दोनों चार्ज है और दूसरी बात इंसुलेटेड है दो स्पेयर है A and B क्या है दोनों चार्ज है क्या है चार्ज है ये भी क्या है चार्ज है ठीक है ना। और क्या कह रहा है सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर इनके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो क्या है 50 सेंटीमीटर ठीक है। चलो भाई व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ द चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज 6.5 हर एक स्फीयर पर 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम और इस पर भी है कितना 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम ऑफ द रेडियाई ऑफ ए एंड बी निगेजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। अगर इनका रेडियाई क्या है इस डिस्टेंस से निगेजिबल ले रहा है कोई दिक्कत नहीं मतलब इसको नजरअंदाज कर दे रहा है ठीक है ना। तो उसमें ए पार्ट क्या पूछ रहा है यही पूछ रहा था ठीक है। तो फोर्स बताना है तो सीधी सी बात बाय कूलम लॉ क्या कहता है कूलम लॉ एफ इक्वल टू क्या होता है के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात ठीक है। तो एफ के की वैल्यू यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर लिख सकते हैं ठीक है। अब देखो जो Q1 Q2 की वैल्यू क्या है दोनों चार्ज क्या है सेम है आइडेंटिकल बताया है ठीक है ना सॉरी आइडेंटिकल नहीं बोला है दोनों चार्ज सेम बोला है ठीक है। तो चलो देखते हैं K की वैल्यू आप अच्छी तरह जानते हैं तो एफ इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 9 मल्टीप्लाई 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 फिर से मल्टीप्लाई 6.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 और क्या है डिस्टेंस आपका है कितना 50 सेंटीमीटर इसको क्या करना पड़ेगा मीटर में चेंज करेंगे तो 50 अपॉन क्या हो जाएगा 100 टू द पावर 2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 1.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 न्यूटन ठीक है। तो इन दोनों के बीच कैसा फोर्स होगा रिपल्सिव फोर्स होगा ये बात आप लिखना भूलिए मत
ठीक है ना, ये जरूर आप मेंशन कर दीजिएगा कि ये जो लगने वाला फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स है, अदरवाइज उतना मास, जैसे ये लिखने का मतलब ये नहीं है कि यहां तक तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन आप रिपल्सिव लिखते हैं तो इंप्रेशन बढ़ाता है, जैसे ये इंप्रेशन करेगा तो आपके बोर्ड में आप आदत अभी से डाल लेंगे तो बोर्ड में भी रहेगी, तो बोर्ड में अच्छे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है ना, तो ये चीज आपके लिए सही है, ठीक है ना। तो बोर्ड में इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप बोर्ड में क्वेश्चन सॉल्व करें तो जैसा नेचर है उसका जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये हो गया ए पार्ट का इसका आंसर, 1.12 का ए पार्ट का आंसर है ये, ठीक है ना। क्या करेंगे, दो चार्ज दिया है, दोनों पर सेम चार्ज है, ठीक है ना, दो स्क्वायर है, ठीक है, इंसुलेटेड कॉपर स्क्वायर है, दोनों पर सेम चार्ज दिया हुआ है, दोनों का सेपरेशन क्या है 50 सेंटीमीटर है, फिर कुछ कंडीशन दिया है उनको नेग्लिजिबल करना है, फिर हम क्या करेंगे, जब फोर्स पूछा है दोनों में म्यूचुअल फोर्स कितना होगा, तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि दोनों सेम चार्ज है तो क्या लगाएंगे, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो दोनों रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स को कैलकुलेट करते हैं कूलॉम लॉ से करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे रिपल्सिव फोर्स, ठीक है, क्लियर है। चलो बी पार्ट इसका देखते हैं, बी पार्ट क्या कह रहा है, ठीक है, चलो भाई बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट क्या कह रहा है। चलो भाई देखो, बी पार्ट कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्क्वायर इज चार्ज डबल एंड एबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हार्ड। अब ये कह रहा है चार्ज को दोगुना कर दिया जाए, जैसे ए वाले क्वेश्चन में बी पार्ट का आप कह रहा है कि यही दो स्क्वायर्स हैं, ठीक है, और इन दोनों के सेंटर से बीच की दूरी जो 50 सेंटीमीटर थी अब वो घटा के कितनी कर दी गई 50/2 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। तो ये सीधे सीधे हम यहां सॉल्व करें 25 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है, और इसका चार्ज क्या कर दे रहा है 2Q कर दे रहा है, 2Q यानी Q की वैल्यू पहले क्या थी, तो Q इक्वल टू था 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम, यही था ना, देख लेता हूं मैं, 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम, तो 2Q क्या हो जाएगा 2 × 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि फोर्स का वैल्यू क्या होगा, F का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो R यहाँ क्या हो जाएगा, R क्या होगा 50/2 यानी 25 सेंटीमीटर है बेटा, देख ध्यान से। अब इसको आप चेंज करेंगे तो ये होगा 25/100, ठीक है ना, मीटर, क्लियर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो F इक्वल टू क्या होता है KQ1Q2/R², क्लियर है इतनी बात। अब देखो K F इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो होगा K की वैल्यू, ठीक है। Q1 क्या है 2 × 6.5 × 10⁻⁻7 और दूसरा Q2 कितना है 2 × 6.5 × 10⁻⁻7 कूलम, ठीक है, अपान कितना वैल्यू है इसका, देखो R का कितना है 25/100 का स्क्वायर, क्लियर है। अब K की वैल्यू रख दो, K की वैल्यू जब हम रखेंगे तो कितना मिल जाएगा 9 × 10⁻9, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 × 6.5 × 10⁻⁻7, ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई ये भी होगा 2 × 6.5 × 10⁻⁻7, ठीक है, अपान क्या हो जाएगा 25/100⁻²। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो इस तरह आएगी, जरा देख लीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद जो फोर्स आएगा 24, F इक्वल टू जो वैल्यू आएगी 24 × 24.0 × 10⁻⁻2 न्यूटन, और कहीं कहीं लिखा हुआ है 0.24 न्यूटन, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आएगी F की, तो रिपल्सिव फोर्स क्या होगा 0.24 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका बी का पार्ट, बी का पार्ट का आंसर, ओके, क्लियर है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 1.13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है ना, हो गया, इसको मिटा दे, समझ गया। देखिए वही चीज था, सेम सिस्टम था, सेम सिस्टम ऑफ स्क्वायर ऑफ चार्ज था, बस चार्ज को क्या कर दिया था दोगुना कर दिया था, और डिस्टेंस को क्या कर दिया आधा कर दिया था, 50 सेंटीमीटर दिया, हम उसका आधा कर देंगे, ठीक है, और फिर से कूलम लगाएंगे। तो यहाँ लिखना जरूर भूल जाना, देखो हम छोड़ दिए यहाँ ले बाई कूलम लॉ, ये लिखना जरूर, ठीक है ना, ठीक है ना, इसको जरूर लिखना, चाहे कुछ भी हो जाए बाई कूलम लॉ, ठीक है ना, ठीक है, ओके। चलिए लगाते हैं 1.13 क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर।
देखो 1.13 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सपोज द स्पेयर ए एंड बी इन एक्सरसाइज 1.12 का जो बात है उसी को सपोज लेके चलना है। हैव द आइडेंटिकल साइज, दोनों का अब साइज क्या कर दिया, आइडेंटिकल कर दिया। पहले वाले में ऐसा कोई कंडीशन नहीं था, लेकिन 1.13 में ऐसा कह रहा है कि दोनों स्पेयर क्या है, आइडेंटिकल हैं, दोनों की साइज क्या है, आइडेंटिकल साइज है। बहुत इंपॉर्टेंट, आइडेंटिकल साइज, दोनों स्पेयर कैसे है, आइडेंटिकल साइज के हैं, ए एंड बी। क्लियर है? चलो इतनी बात मान लिया। फिर क्या कह रहा है, अ थर्ड स्पेयर है द सेम साइज, एक और तीसरा स्पेयर है जो सेम साइज का है, सी, ठीक है ना, बट अनचार्ज इज अबाउट इन कॉन्टेक्ट, लेकिन क्या है, दोनों ये अनचार्ज है, ये दोनों चार्ज है, ये चार्ज है, देखो ये भी चार्ज है, ये क्या है, अनचार्ज है, ठीक है। ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट, पहले क्या हो रहा है, ए को सी से कांटेक्ट करा रहा है, देखो ए, ठीक है ना, ए है और ये सी है, दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, ए और सी स्क्वायर को आपस में कांटेक्ट करा रहे हैं विद द सेकेंड, देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द सेकेंड। और फिर क्या हो रहा है, फिर नेक्स्ट में क्या कर रहा है, सी को बी से कांटेक्ट करा रहा है। पहला स्टेप इसने क्या किया है, इस ए को बी सी से कांटेक्ट करा है, फिर इसी सी को किससे कांटेक्ट करा रहा है, बी से, ठीक है। दूसरा केस ये है, समझ में आ रही है बात। एंड फाइनली रिमूव बोर्ड, अब अंत में दोनों को क्या कर रहा है, अलग कर दे रहा है, यानी ए एंड बी अलग अलग हो गए, ये ए है देखो और ये दूसरा बी को अलग कर दिया, ठीक है। व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी, हमको सारा का सारा जो डेटा है वो 1.12 से एस्टिमेट करना है। तो हम चलो सबसे पहले चार्ज को ले लेते हैं। चार्ज 1.1 में 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलाम दिया था क्यू की वैल्यू, ठीक है, और आर की वैल्यू 50 सेंटीमीटर। क्लियर है, इतनी बात आप लोग समझ गए, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि दो आइडेंटिकल सेम चार्ज स्क्वायर हैं, दो आइडेंटिकल चार्ज स्क्वायर हैं ए एंड बी, एक अनचार्ज स्क्वायर है जो कि इन्हीं के साइज का है लेकिन चार्ज नहीं है, अनचार्ज है, ठीक है। तो अब क्या किया जा रहा है, पहले सी को उठा के ए से क्या कर रहे हैं, कांटेक्ट मिला रहे हैं, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं, सी को ए से हटा के बी के कांटेक्ट मिला रहे हैं। फिर क्या कर रहा है, सी को हटा दिया जा रहा है, ए और बी दोनों अलग हो जा रहे हैं। तो अब इन दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा ये बताइए, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो यहां पर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि चार्ज का क्या क्या हुआ। देखो आइडेंटिकल केस में जब दो स्क्वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो दोनों में चार्ज का क्या होता है, मतलब एक दोनों को ट्रांसफर हो जाते हैं चार्ज, ठीक है ना। तो देखो ए और सी एक पास जब आएंगे, मान लिया लेट, यहां मान लीजिए लेट ए हैज क्यू चार्ज, ठीक है, कोई दिक्कत। हमने मान लिया कि ए के पास कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। जब सी के पास ले गए, जब ए सी के पास आया तो ए चार्ज था, सी क्या था, डिस्चार्ज था, कोई चार्ज नहीं था। तो ये क्या होगा, बराबर चार्ज में बढ़ जाएगा। तो अब ए के पास क्या हो जाएगा, इसके बाद दोनों में देखो, इसके बाद क्या होगा, देखो इसके बाद क्या होगा, जब ए सी के कांटेक्ट में आया, ए पर क्यू चार्ज था, तो अब दोनों को जब रिमूव किया जा रहा है एक दूसरे से, तो ए पर जो चार्ज आएगा वो Q/2 हो जाएगा और सी पर जो चार्ज आएगा वो क्या हो जाएगा, Q/2। क्लियर है, क्लियर है ना। देखो सी के पर चार्ज Q/2 हो गया। अब देखो सी पर जब चार्ज Q/2 हो गया, अब सी के पास क्या ले जा रहा है, फिर से सी को बी के पास ले जा रहा है। तो इस पर कितना था, Q/2, इस पर क्या है, Q। अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दोनों को ऐड कर दो तो 3Q/2 होगा कि नहीं होगा, अरे क्यों नहीं होगा, Q/2 प्लस Q/2, Q/2 प्लस Q कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम हो गया, 2Q प्लस क्या हो जाएगा, 2Q कितना होगा, 3Q/2। तो नेट चार्ज इस पर कितना हो गया, टोटल दोनों को मिला के 3Q/2। अब दोनों को अलग अलग करेंगे, जब दोनों को अलग करेंगे तो 3Q/4 हो जाएगा, दोनों का अलग अलग आधा हो जाएगा।
तो जब दोनों को अब अलग अलग रिमूव कर रहे हैं तो C को हटाएंगे जब, तो यहां पर 3q/4 चार्ज हो जाएगा और B पर कितना हो जाएगा 3q/4। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो अब देखो हमको क्या क्या मिल गया। हमको मिला A पर कितना चार्ज था, A पर चार्ज हमने कैलकुलेट कर लिया, और B पर कितना चार्ज मिला वो कैलकुलेट कर लिया इन द कॉन्टेक्ट ऑफ C को जब हम कॉन्टेक्ट में ला रहे हैं तब। ठीक है ना, तो A का चार्ज हमारा कैलकुलेट हो गया, B का चार्ज हमारा कैलकुलेट हो गया। अब हमको सिंपली क्या करना है, फॉर्मुलेट में पुटअप करना है और हमको फोर्स को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो चलिए मैं कैलकुलेट करता हूं। ठीक है, और हमको डेटा जो लेना है 1.12 से ही डेटा लेना है। ठीक है ना, तो चलिए, चलो भाई देखो मिट ना जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे क्या कह रहे थे, क्या फाइंड आउट करेंगे, व्हाट अ न्यू फोर्स हमको बताना है। ठीक है, क्या बताना हमको, न्यू फोर्स बताना है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, न्यू फोर्स देख लेते। अब देखो बाय कूलम लॉ क्या कहता है, F = K Q1 Q2 अपान R²। क्लियर है? अब देखो A पर चार्ज कितना है, Q1 की वैल्यू Q/2, तो K Q/2 मल्टीप्लाई 3Q/4। ठीक है, अपान R कितना है 50 है ना, R/2 ही रखते हैं, R का स्क्वायर। क्लियर है? अब मैं ये हटाने जा रहा हूं। ठीक है, अब देखो Q की वैल्यू कितना है 6.5, तो ये देखो K की वैल्यू हमको मिलेगी कितना, K की वैल्यू मिलेगी 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई 6.5 × 10⁻⁻⁷ -7/2 मल्टीप्लाई फिर से 3/4 3 × 6.5 × 10⁻⁷/4 अपान क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर है तो 50/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगा इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये फोर्स का आएगा। मैं इसको सॉल्व करके देख लेता हूं कितना आ रहा है, आंसर देख लीजिएगा, आंसर आप लोग भी मिला लीजिएगा, और मेथड यही है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो मैं आंसर देख लेता हूं कितना आ रहा है इसका। तो इसका आंसर आ रहा है 5.7 × 10⁻³ न्यूटन। तो इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा 5.3 × 10⁻⁷ न्यूटन। ओके, ठीक है, तो ये था आपका 1.13। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.14, देख लेते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1.13 का सलूशन। आंसर चेक कर लीजिएगा, जहां तक मुझे पता है कि ये सही है। 1.5.7 5.3, अच्छा ये 5.7 है, देखना 5.7 × 10⁻⁷ न्यूटन है, किसी बुक में दिया होगा। आंसर चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है ना, जहां तक देखो मेथड यही है। ठीक है ना, पॉइंट का इधर उधर हो सकता है, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन एक्यूरेसी पे किया है, दूसरे पॉइंट को लेके मैंने चला है। किसी क्वेश्चन में क्या करता है, राउंड अप कर देता है। ठीक है ना, तो राउंड अप कर देगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन आपका इधर उधर क्या होगा, मेथड तो सेम रहेगा। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है, मेथड गलत हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना, आपका क्या मैच नहीं कर सकता है, तो थोड़ा सा पॉइंट का इधर उधर वैल्यू मैच नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मैं पॉइंट का ही वैल्यू लेके चल रहा हूँ। ठीक है, और वो वहां पर क्या है, राउंड अप लेके, कहीं राउंड अप, किसी बुक में राउंड अप लेके सॉल्व किया है। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी में जो कुछ क्वेश्चन का आंसर जो दिया राउंड अप में दिया है, तो उसके लिए घबराइएगा मत, वो राउंड अप में दिया, उसको राउंड में रख के चेक करेंगे तो पूरा आंसर सही आएगा। ठीक है ना, लेकिन मेथड यही होगा। ठीक है ना, ये मेथड कभी गलत नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.14। ओके, चलो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, साथ में नीट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना, बोर्ड और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले 1.13 वाला भी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं 1.14। ठीक है, कह रहा है फिगर 1.13 शो ट्रैक ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, गिव द साइन ऑफ 3 चार्ज, विच पार्टिकल है द हाईएस्ट चार्ज ऑफ मास रेशियो। तो ध्यान देना, किस पार्टिकल का हाईएस्ट चार्ज ऑफ मास रेशियो है। तो चलो देखो प्लस 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 ये है। ठीक है बेटा,
ये माइनस माइनस, ठीक है, देखो बच्चों ये माइनस माइनस दिया और इसमें आपको फिगर में दिया है कि ये कैसे जा रहा और डिफ्लेक्शन ऐसे हुआ है और ये कैसे गया, इसका डिफ्लेक्शन ऐसे हुआ है और एक ही चार्ज ऐसे गया लेकिन इसका डिफ्लेक्शन कुछ ज़्यादा हुआ है, ठीक है, ऐसे हुआ है। इसको नंबर दिया 1, इसको नंबर दिया 2, इसको नंबर दिया 3। तो इसमें पूछ रहा है कि विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज ऑफ मास रेशियो, हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो। देखो बेटा मैं बता दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि जिस पार्टिकल का, ठीक है ना, जो इन तीनों चार्ज में दिया है, जिसका चार्ज टू मास रेशियो सबसे ज्यादा होगा उसका डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो जहां तक आप फिगर देख रहे हैं, फिगर से क्लियर हो रहा है कि इन 3 चार्ज में से 3 वाले नंबर का जो डिफ्लेक्शन है सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। क्या डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है, क्लियर है। तो सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन है, दिस इज चार्ज टू मास रेशियो 3 वाले का क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आंसर तो 3 वाले का ही होगा। आंसर अगर आपको लिखना है तो थर्ड आंसर, ये आंसर क्या होगा इसका, आंसर थर्ड चार्ज, ठीक है ना, थर्ड चार्ज। लेकिन अगर आपको हम कहें कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो कैलकुलेट करने का मैं मेथड आपको बताता हूं, ठीक है ना। देखो जैसे मान लो मैं यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेता हूं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव 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 निगेटिव, क्लियर है इतनी बात। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लो यहाँ पर कोई चार्ज मैं ले लिया माइनस क्यू, इसको मैंने छोड़ा तो ये जाना तो ऐसे चाहिए, लेकिन क्या होगा, पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब डिफ्लेक्शन होगा तो इसका ऐसे देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वाई इधर और ये एक्स यहाँ। तो देखो डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा हो रहा है, तो इसको कैलकुलेट कैसे, इस पर लगने वाला जो देखो तो फील्ड लाइन क्या होगी, पॉजिटिव टू निगेटिव ऐसे होगी ना, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन जो होगा कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स इस पर क्या लगेगा, क्यू ई लगेगा, ठीक है। अगर हम इस पर एसिलेशन निकालें तो एफ इक्वल टू क्या होता है, एम में, ठीक है, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम में। तो ए इक्वल टू क्या होगा, एम, एफ अपान क्या होगा, एम होगा कि नहीं होगा। एफ की वैल्यू क्या है, क्यू ई अपान क्या होगा, एम, ठीक है। अगर मैं मान लूँ ये लेंथ कितना है, यल है, अगर लेंथ इसको यल ले लेते हैं, टाइम टी हो रहा है, तो अब देखो डिस्प्लेसमेंट वाई को अगर हम कैलकुलेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, हाफ क्या होगा, 80 स्क्वायर, ठीक है। इनिशियल में क्या है, रेस्ट में है, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो देखो यस इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट यस इक्वल टू 0 प्लस हाफ क्या मिल जाएगा, ए की वैल्यू कितना है, क्यू ई अपान एम और टी स्क्वायर, क्लियर है। तो देखो चार्ज बाई मास, चार्ज टू मास रेशियो निकालना है, तो यहां पर देखो चार्ज बाई मास रेशियो दिख रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना ऐसे, यस कितना है, देखो यस को अगर आप कैलकुलेट करना तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, देखो इसके ओरिजिन से इतना डिस्प्लेसमेंट होता है, वो यस की जगह हम वाई रख सकते हैं कि नहीं। तो वाई इक्वल टू हमको सीधे सीधे मिल जाएगा 1/2 क्यू ई बाई एम टी स्क्वायर, क्लियर है इतनी बात। अब देखो इतनी बात हो गई, जैसे ये फर्स्ट नंबर पर कैलकुलेशन है, ये सेकेंड नंबर नहीं भूल जाओ तुम लोग। अब मैं थर्ड नंबर पर यहाँ करना, चूंकि बोर्ड बहुत छोटा है मेरे लिए, ठीक है ना, तो छोटे में ही जगह में काम चलाना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब कैलकुलेशन देखो ज़्यादा नीचे झुक के लिख भी नहीं सकता मैं, ठीक है ना, बहुत झुकना पड़ता है। तो थर्ड वाले का जो आंसर है वो देखो क्या, थर्ड वाले में स्टेप में क्या होगा, स्टेप नंबर मैं लिख दूँ, नहीं तो तुम लोग कहोगे 1 2 क्या है। तो स्टेप 1 है और ये है स्टेप 2 कैलकुलेशन का, स्टेप 2 और है कैलकुलेशन का स्टेप 3, ठीक है ना। अब तुम लोगों को पूरा डाउट क्लियर होगा। तो वाई डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हमको चार्ज बाई मास रेशियो निकालना है, चार्ज टू मास रेशियो, तो ये हो जाएगा देखो 1/2 क्यू ई अपान एम टी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, वाई। तो क्यू अपान एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो वाई अपान 2y हो गया, देखो 2y, ठीक है ना, इधर जाएगा 2y और e क्या होगा नीचे और टी स्क्वायर, ई टी स्क्वायर, तो q बाई एम, ठीक है ना। तो जिसका ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उसका चार्ज टू मास रेशियो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, देखो डायरेक्ट दिख रहा है, ठीक है। तो इस मेथड से हम चार्ज बाई मास रेशियो क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर था, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा थर्ड वाले का क्या होगा, सबसे ज्यादा
क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा, इसलिए चार्ज बाय मास रेशियो सबसे ज्यादा किसका होगा, थर्ड वाले का होगा। ओके, तो ये था आपका 1.14 तक का सोल्यूशन। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर इसके बाद और आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और नोट्स को आप चाहते हैं कि इसका नोट्स मिले हम लोग को इस चैप्टर का, तो आप क्या करिए, गूगल क्लासरूम में ऐप डाउनलोड करिए। ठीक है, उसमें जाइए और क्या कहते हैं कि हमारे दिए गए कोड को यूज करिए और हमारे क्लासरूम को ऐड कर मतलब ज्वाइन करिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, थैंक यू।